मुरादाबाद का एक परिवार पैसों की तंगी से इतना परेशान था कि जब उन्हें बहुत कम किराए में पुराना मकान मिला तो उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए वहां रहने का फैसला कर लिया। मकान की मालकिन करीब 70 साल की एक बूढ़ी औरत, और उसने घर देते समय आनंद से सिर्फ एक बात कही, मैं इस घर में जो भी करूं उसमें कभी दखल मत देना और मुझसे कोई सवाल मत पूछना, बाकी तुम यहाँ आराम से रहो। आनंद को उस वक्त ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन उसकी मजबूरी उससे कहीं बड़ी थी। अगले ही दिन पड़ोसियों ने उसे चेतावनी दी, भाई साहब अगर सामान अभी अंदर नहीं गया है तो वापस ले जाइए, ये औरत सही नहीं है। लेकिन आनंद ने उनकी बात नहीं मानी और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस अनदेखी की कीमत आनंद के पूरे परिवार ने चुकाई। आखिर उस मकान में ऐसा क्या चल रहा था, और रितिका के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मकान को हमेशा के लिए एक मनहूस मकान बना दिया, और ये घर आज भी मुरादाबाद में वैसे ही खड़ा है। हेलो एवरीवन, खमा घनी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शोजागांव। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारी आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है ये है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की, और ये सब आनंद नाम के एक परिवार के साथ हुई थी। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का प्यार देने के लिए हमारे निशा नेचुरल्स हेयर ऑयल को। हम आपके लिए मतलब मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपके लिए लाई जाएं, बनाई जाएं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो मेरी वाइफ जो है वो पहले एक हेयर ऑयल बनाया करती थी घर पे, तो उसने उस ऑयल को लॉन्च किया और अभी तक जितने भी लोगों ने इसको लिया है उनके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं। तो अगर आप भी अपने बालों की समस्याओं से जूझ रहे हैं या फिर अपने बालों को आप लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको हमारा ये निशा नेचुरल हेयर ऑयल एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यू आर गोइंग टू लव इट। दूसरा, जिन लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, कई बार डिलीवरी में टाइम लगता है क्योंकि कोरियर वालों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके ऑर्डर्स आपके पास पहुंच जाए। 8 से 10 दिन का टाइम कभी कभी आपको लग सकता है। तो अगर आपने वेबसाइट के थ्रू पेमेंट किया है या यूपीआई पेमेंट किया है हमारी टीम से बात करके, तो चिंता ना करें, आपके पैसे बिल्कुल सेफ है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका आइटम नहीं पहुँचा है और कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप हमेशा मुझसे आके कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। चिंता ना करें, निशा नेचुरल्स हेयर ऑयल बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है और आप आराम से विश्वास रख के इसे ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपने ऑर्डर कर दिया है तो पेशेंस रखें, हम आपका ऑयल आपके डोर स्टेप पर जरूर पहुंचाएंगे। चलिए बढ़ते कहानी में आगे। जो आनंद थे ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इसी वजह से इन्हें कोई ठीक ठाक नौकरी नहीं मिल रही थी जिससे उनका घर का खर्च आराम से चल सके। जो भी काम मिलता उसमें कभी पैसे कम होते या फिर कभी कुछ दिनों या महीनों के लिए ही काम मिलता था। उनकी पत्नी मालिनी पास के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। स्कूल इंग्लिश मीडियम था, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि स्कूल बस किसी तरह चल रहा था। मुश्किल से उसमें 25 से 30 बच्चे पढ़ते थे और टीचर्स की सैलरी भी फिक्स टाइम पर नहीं आती। कभी पैसे महीने के आखिर में मिल जाते तो कभी 2-3 महीने तक पैसे ही नहीं मिलते थे। इस वजह से आनंद और मालिनी दोनों के ऊपर हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। अब इन दोनों की एक बेटी थी जो उस टाइम पर पास के ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10th क्लास में पढ़ रही थी। इसी दौरान जिनका एग्जिस्टिंग मकान मालिक था उससे भी अनबन शुरू हो गई क्योंकि इन्होंने करीबन 2 महीने का किराया नहीं दिया था। आनंद ने मकान मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की कि सर जैसे ही मालिनी की सैलरी आएगी हम आपका पूरा किराया दे देंगे, लेकिन इस बार मकान मालिक काफी नाराज था और एक शाम मकान मालिक ने साफ साफ कह दिया कि सुनो, तुम लोग अब कोई दूसरा मकान देख लो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ऐसे बार बार किराए के लिए मुझे चिक चिक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोग को रहना है तो मुझे आज शाम तक किराया चाहिए, वरना कल तुम मकान ढूंढो। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, 2 दिन के अंदर मेरा कमरा खाली होना चाहिए। अब क्योंकि रितिका के बोर्ड के एग्जाम थे तो आनंद किसी और एरिया में शिफ्ट नहीं होना चाहता था, वरना उससे रितिका की पढ़ाई डिस्टर्ब होती, क्योंकि रितिका का स्कूल बदलना उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था।
लेकिन आनंद के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगले कुछ दिनों तक वो सुबह से शाम तक आसपास के मोहल्लों में मकान ढूंढते रहे, लेकिन वो जहां भी किराए के मकान की बात करते, मकान मालिकों को पता चल जाता था कि आनंद किराया समय पर नहीं देते थे। अब आसपास की गलियों में बात उड़ते उड़ते पहुंच ही जाती है, तो सारे मकान मालिक सीधा कह देते थे कि यार बुरा मत मानना, लेकिन हमें ऐसे किराएदार नहीं चाहिए जो टाइम पर किराया तक ना दे सके। आनंद ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता। इधर घर में मालिनी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, रितिका की पढ़ाई चल रही थी और ऊपर से मकान को खाली करने का प्रेशर था। एक दिन शाम को आनंद फिर से मकान देखने निकले और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। मकान ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन रहने लायक था। बाहर की दीवारों पर पुराना रंग हो रखा था और दरवाजे के पास एक छोटा सा बरामदा था। आनंद ने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि उस मकान की मालकिन वहीं रहती है, जो कि एक बूढ़ी औरत है। आनंद ने सोचा कि एक बार चलकर बात कर कर देख लेते हैं, क्या पता वो ये मकान किराए पर दे या कोई कमरा इसके अंदर जो किराए पर मिल जाए। वो दरवाजे तक पहुंचा, उसने आवाज लगाई, अम्मा। कुछ सेकंड के बाद अंदर से एक धीमी आवाज आई, कौन है? फिर आनंद ने पूछा, मकान किराए पर देना है क्या? कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने करीब 70 साल की एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। बाल बिल्कुल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां उसकी उम्र की झलक दे रही थी। उसने कुछ सेकंड तक आनंद को देखा और फिर पूछा, कितने लोग हो? आनंद ने बताया, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। सुनकर वो बुढ़िया कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, ठीक है, रह सकते हो। ये सुनते ही आनंद को थोड़ा आश्चर्य और खुशी दोनों एक साथ हुई कि इतनी आसानी से मकान मिल गया। इतने दिनों से वो भटक रहा है, लेकिन यहां बोलते ही उस बुढ़िया ने बोल दिया कि ठीक है, रह सकते हो। अब उसने बोल तो दिया, लेकिन उसे लगा कि कहीं बाकी लोगों की तरह ये भी बाद में मना ना कर दे। खैर, आनंद ने उससे किराया पूछा तो बुढ़िया ने जो किराया बताया वो आसपास के जो मकान मिल रहे थे उसके हिसाब से काफी रीजनेबल था। आनंद को भी लगा कि पुराना अनमेंटेन्ड मकान है और बुढ़िया अकेली है, इसलिए किराया भी कम मांग रही है। उसने तुरंत हामी भर दी। जैसे ही आनंद ने हामी भरी तो बूढ़ी महिला ने एक बात कही जिसने आनंद को थोड़ी देर के लिए चुप कर दिया। उसने कहा, तुम यहां रहो तो सही, लेकिन कभी भी मेरे कामों में दखल मत देना। आनंद ने पूछा, इसका मतलब? तो बुढ़िया ने इसने कहा कि मैं जो करूं तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है और मुझसे कभी कुछ सवाल मत कर। आनंद ने इसे उस बूढ़ी औरत की प्राइवेट जिंदगी से जुड़ी कोई चीज समझी, कोई बात समझी, और इसलिए उसने उसके अंदर दिमाग नहीं लगाया। पहले से ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बर्बाद थी। इतने दिनों से उसे मकान नहीं मिल रहा था और जो एग्जिस्टिंग मकान मालिक था वो हर दिन आकर उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा था। इसलिए आनंद ने उस बूढ़ी औरत से ज्यादा सवाल नहीं किए और उसने कहा कि ठीक है, और उसे कुछ पैसे वो एडवांस के रूप में देकर आ गया। घर आकर उसने मालिनी को बताया कि भाई मुझे पास में एक मकान मिल गया, एक बूढ़ी औरत रहती है, तो हम वहां पे आराम से रह लेंगे। ठीक है, वो भी मान गई क्योंकि वो भी देख रही थी कि कैसा चल रहा है। अगली दोपहर ही उन्होंने सामान शिफ्ट कर, वो मतलब इस रूम से उस रूम में सामान शिफ्ट करने लगे। तो दोपहर के टाइम जब ये पति पत्नी अपना सामान वहां पर रख रहे थे तो आसपास के 2-3 लोग वहां आकर खड़े हो गए। वो इन दोनों को देख रहे थे और उनके चेहरे देखकर लग रहा था कि वो आनंद को कुछ बताना चाहते हैं। फिर जब आनंद वहां से गुजर रहा था तो एक आदमी उसे रोका और कहा, भाई साहब, आप यहां रहने आ रहे हो? आनंद ने नॉर्मल तरीके से हाँ कर दिया। फिर वो आदमी बोला, आपको पता है ये मकान किसका है? आनंद ने कहा, हाँ, बात हो चुकी है, वो एक बूढ़ी औरत है, उसका मकान है। फिर उस आदमी ने इधर उधर देखा और थोड़ी धीमी आवाज में कहा, वो बुढ़िया तंत्र मंत्र करती है, वो सही नहीं है। आनंद कुछ बोलते उससे पहले ही दूसरा पड़ोसी बोल पड़ा, पूरे मोहल्ले को इसके बारे में पता है, रात में इसके घर से अजीब अजीब आवाजें आती है। फिर तीसरे आदमी ने कहा, भाई साहब, अगर सामान अंदर नहीं गया है तो अभी वापस ले लो, ये बुढ़िया सही नहीं है। आनंद ने हंसकर उनकी बात टालने की कोशिश की और बोला, अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बुजुर्ग महिला है, वो अपना कुछ काम करती होगी। लेकिन ये बात जब मालिनी को पता चली तो वो सच में डर गई। वो तुरंत आनंद के पास आई और धीमी आवाज में बोली, सुनिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, रहने दीजिए मकान,
कहीं और देख लेते हैं। अब आनंद पहले से ही परेशान था, कई दिनों से मकान ढूंढ रहा था और अब जाकर उसे ये एक मकान मिला था। उसे गुस्सा आकर गुस्से में बोला, देख रहे हो ना, मकान देने को कोई तैयार नहीं है, मुश्किल से ये बुढ़िया मानी है, लोग तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, तुम चुप रहो और चुपचाप सामान अंदर रखवाओ। अपने पति की डांट सुनकर मालिनी चुप हो गई और उस घर के दरवाजे की तरफ देखने लगी। वहीं दरवाजे के पास वो बुढ़िया खड़ी थी और चुपचाप खड़ी होके आनंद के परिवार को देख रही थी। और कुछ देर बाद बिना कुछ बोले वो अपने कमरे की तरफ चली गई। आनंद और मालिनी ने भी उस बात को वहीं खत्म कर दिया और शाम तक उनके कमरे का पूरा सामान इस घर के अंदर पहुंच चुका था। रितिका अपना सामान लेकर ऊपर वाले कमरे में चली गई और वो खुश थी कि चलो फाइनली घर की सारी प्रॉब्लम खत्म हुई। लेकिन उस बेचारी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था और किसी को किसी तरह की कोई गड़बड़ महसूस नहीं हुई। लेकिन एक रात सबने खाना खाया और रात करीब 10:30 बजे मालिनी नीचे अपने सारे घर के काम खत्म कर रही थी। आनंद कमरे में बैठा मोबाइल देख रहा था और रितिका ऊपर पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक से मालिनी को एक आवाज आई, जैसे कोई फर्श के ऊपर चल रहा हो। मालिनी ने सिर उठाकर ऊपर देखा और कुछ देर तक वो उस आवाज को सुनती रही। आनंद ने भी ये आवाज नोटिस की और उसने मालिनी से कहा, ऊपर रितिका पढ़ रही है, शायद वो घूम घूम कर पढ़ रही होगी। मालिनी ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सारे काम खत्म होने के बाद आनंद और मालिनी जब सोने जा रहे थे तब दोनों ने देखा कि उस बुढ़िया के कमरे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से कुछ आवाज आ रही थी जैसे वो बुढ़िया कुछ बोल रही हो, मगर वो जो भी आवाज आ रही थी वो इन दोनों को समझ में नहीं आ रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों वो आवाज सुनते रहे, एक दूसरे को देखते रहे और फिर आनंद ने कहा, अरे छोड़ो, अपने काम से काम रखो। और इसके बाद दोनों सोने के लिए चले गए। उन दोनों ने आपस में बातचीत की, अभी तक तो ऐसा कुछ अजीब हुआ नहीं है और अगर कुछ गलत लगेगा तो फिर हम ये मकान खाली कर देंगे। मालिनी थोड़ी घबराई हुई थी तो आनंद ने उसको ये समझाकर कंसोल किया। अगले दिन दोपहर के टाइम बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए आनंद और मालिनी खाना खाने के बाद अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए चले गए। रितिका कुछ देर नीचे बैठी रही, लेकिन गर्मी के कारण उसे बेचैनी होने लगी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं नहा लूं। नहाने के बाद रितिका अपने गीले कपड़े उसने हाथ में लिए और उन्हें सुखाने के लिए वो छत पर जाने लगी। घर की सीढ़ियां घर के बीच वाले हिस्से से होकर जाती थी। ऊपर जाते समय एक तरफ उस बुढ़िया का कमरा था और एक तरफ इन लोगों का। रितिका को यहां रहते हुए करीबन 8-10 दिन हो गए थे, लेकिन उसने अभी तक उस बुढ़िया के कमरे की तरफ ठीक से देखा भी नहीं था। और रितिका जैसे ही सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसकी नजर बुढ़िया के कमरे की तरफ गई और वहां नजर जाते ही रितिका वहीं की वहीं रुक गई। उसने देखा कि उस टाइम पर बुढ़िया अकेली नहीं थी, उसके सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। दिखने में तो वो साधु जैसा था, लेकिन उसकी शक्ल सूरत देखकर रितिका को वो नॉर्मल साधु जैसा नहीं लगा। उसने गेरुए रंग के कपड़े पहने थे, माथे पर काफी मोटी भस्म लगी हुई थी और उसके बाल भी लंबे और उलझे हुए थे। रितिका ने कुछ सेकंड्स के लिए उस आदमी को देखा और तभी उसकी नजर पीछे वाली दीवार पर पड़ी। वहां काले और लाल रंग से एक बहुत बड़ी आकृति बनी हुई थी और दूर से देखने पर वो किसी उल्लू जैसी लग रही थी। लेकिन रितिका ने देखा कि उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी बनाई गई थी और उसके पास कुछ ऐसे निशान बने हुए थे जो रितिका ने अपने जीवन में कभी नहीं देखे और वो उन्हें समझ नहीं पा रही थी। ये सब देखने के बाद रितिका बिना आवाज किए धीरे से पीछे हटी और सीढ़ियों से नीचे आ गई। उसे डर लग रहा था, उसका दिल काफी तेज धड़क रहा था और छत पर जाकर कपड़े सुखाने का ख्याल भी उसने छोड़ दिया। नीचे पहुंचकर उसने अपने गीले कपड़े एक कोने में रख दिए और सीधा अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब मालिनी उठी, उसने देखा तो उसने पूछा कि गीले कपड़े यहां क्यों रखे हैं, छत पर नहीं गई? रितिका ने कहा, नहीं मां, बाद में सुखा दूंगी। एक्चुअली रितिका
अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन फिर उसे उस दिन की बात याद आ गई जब आनंद मालिनी से काफी नाराज हो गए थे इस मकान की बात को लेकर। रितिका ने सोचा कि अगर वो अभी इस बारे में बताएगी तो घर में बेवजह टेंशन बढ़ जाएगी, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। उसके बाद दोपहर का बाकी समय नॉर्मल ही गुजरा, लेकिन रात करीब 1 बजे रितिका की आंख खुल गई। उसे बाथरूम जाना था और बाथरूम कमरे से दूर आंगन की तरफ बना हुआ था। वो उठकर आंगन में चली गई। घर में उस समय पूरी तरह शांति थी। वॉशरूम से होकर रितिका जब वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी, उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ चली गई। उसने देखा वो बुढ़िया सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी और उसके हाथ में कंडो जैसा कुछ था जिसमें से धुआं निकल रहा था। तो ना कंडे को जलाकर उस पर आप भोग लगाते हो तो उसमें से धुआं निकलता है। रितिका पहले तो एकदम से घबरा गई, उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो वहीं खड़ी रह गई। बुढ़िया ने भी रितिका को देख लिया था और कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी रही। फिर वो बुढ़िया रितिका को देखकर अचानक से मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कान रितिका को काफी अजीब लगी, क्योंकि वो रितिका को अलग ही नजरों से घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी, एक शैतानी मुस्कान। रितिका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से नजरें नीचे करके अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वो घबरा गई थी। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन काफी देर तक उसे नींद नहीं आई। बड़ा ही अनईजी सा महसूस कर रही थी और अगली सुबह अपने पिताजी के जाने के बाद उसने सारी बात अपनी माँ यानी मालिनी को बता दी। पहले उसने वो छत वाली घटना बताई जब वो कपड़े सुखाने जा रही थी, और फिर रात वाली बात भी बताई। ये सब सुनने के बाद मालिनी को अब सच में डर लगने लगा था। उसने आनंद को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसके मन में डर था कि आनंद पहले से ही मकान को लेकर परेशान था और अगर उसने ये सब सुन लिया तो वो गुस्सा करेगा और फिर वो उससे लड़ाई करेगा। उसने रितिका को समझाया कि आगे कभी कुछ ऐसा हो तो मुझे बता देना और रात को अकेले कमरे से बाहर मत निकला कर, पहले ही तेरा टॉयलेट वगैरह सब कुछ करके सोया कर। रितिका ने अपनी माँ की बात का अनुसरण किया, उसे फॉलो किया और फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। इनका जीवन ऐसे ही चल रहा था। आनंद सुबह काम की तलाश में निकल जाता था और मालिनी अपने स्कूल चली जाती थी। रितिका भी अपने स्कूल चली जाती थी और घर के अंदर होने वाली छोटी छोटी चीजों को उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद एक दिन रितिका की एक करीबी दोस्त का बर्थडे था। रितिका वहां गई और बर्थडे के दौरान केक काटते समय वो तो ना दोस्त मिलकर मजाक मजाक में चेहरे पर केक लगाते हैं। तो जब उसकी फ्रेंड रितिका के चेहरे पर केक लगा रही थी तो उसके केक का कुछ हिस्सा उसकी ड्रेस पर गिर गया। उसे साफ करने के चक्कर में वहां पर पूरी ड्रेस के ऊपर निशान हो गया। घर लौटकर रितिका ने कपड़े अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ इसे धो देना, इस पर केक का निशान लग गया है, अगर अभी नहीं धोया तो फिर निशान कभी नहीं हटेगा। उसकी माँ ने उसकी वो ड्रेस ली, उसे धोया और शाम के टाइम पर उसको छत पर सुखाने के लिए डाल दिया। करीब 2-3 घंटे के बाद मालिनी यानी रितिका की माँ जब कपड़े उतारने गई तो बाकी सारे कपड़े वहीं थे, लेकिन रितिका की वो ड्रेस गायब थी। मालिनी ने पूरी छत को चेक कर लिया, छत के बाद इधर बाउंड्री पर देख लिया, लेकिन वो ड्रेस कहीं पर भी नहीं थी। वो दौड़ती हुई नीचे आई और उसने रितिका से पूछा, तू छत से तेरी ड्रेस लाई थी क्या? रितिका ने कहा, नहीं माँ, मैंने तो आप ही को दी थी। मालिनी को ये बात समझ में नहीं आई। वो फिर से वापस छत पर गई, आसपास कमरे के चारों तरफ घूमकर देखा कहीं उड़कर चली गई हो। और इवन उसने उस बुढ़िया से भी पूछ लिया कि अम्मा, मैंने वो गुड़िया की ड्रेस ऊपर सुखाई थी, वो मिल नहीं रही है, आपने कहीं देखी है क्या? बुढ़िया ने बड़े नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, अरे बंदर ले गया होगा, यहाँ बंदर बहुत आते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर मालिनी को भी याद आया कि हाँ, आसपास में बंदर तो सच में दिखाई देते हैं, लेकिन ड्रेस इस तरह से बंदर ले जाएगा, गायब हो जाएगी, ये बात उसे बिल्कुल समझ में नहीं आई। क्योंकि अगर बंदर ड्रेस लेकर जाता तो वो एक ही ड्रेस क्यों लेकर जाता, और अगर बंदर ड्रेस लेकर भी जाता तो बाकी ड्रेसेस को फैलाता। लेकिन इसके अलावा और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं था।
मालिनी ने ज्यादा सवाल नहीं किए और वहां से आ गई और फिर उसने रितिका को ये बात बताई। उसकी बात सुनते ही रितिका ने तुरंत कहा, माँ, बंदर इतनी बड़ी ड्रेस कैसे ले जाएगा? मालिनी भी यही सोच रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। क्या रितिका ने कहा, कोई बात नहीं माँ, शायद अगर कहीं लेकर गया हो तो कल सुबह ढूंढेंगे, आप अभी चिंता मत करो। उसने भी कहा, हाँ ठीक है, यही करते हैं। फिर उसी रात करीब 12 बजे के आसपास जब रितिका अपने कमरे में पढ़ रही थी, आनंद और मालिनी उनके कमरे में थे, तभी रितिका को लगा जैसे बाहर आंगन में कोई धीरे धीरे चल रहा है। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी माँ होगी, लेकिन फिर आवाज सीढ़ियों की तरफ से आई। रितिका ने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो उसने देखा कि सीढ़ियों के पास कोई नहीं था और आंगन भी बिल्कुल खाली था। वो कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही खड़ी रही और चेक करती रही, लेकिन फिर रितिका को ऊपर से हल्की सी एक आवाज सुनाई थी, जैसे कोई लकड़ी या लोहे की चीज जमीन पर घसीट रहा हो। रितिका ने तुरंत अपना दरवाजा बंद कर दिया और उसने उस रात बाहर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस रात जब वो बाहर निकली तब उसे वो बुढ़िया दिख गई थी और उसके बाद वो घबराती भी थी और उसकी माँ ने उसे रात को निकलने से साफ साफ मना कर दिया था। जब सुबह हुई तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो मालिनी ने बस इतना कहा, बेटा तू रात में अकेले बाहर बिल्कुल भी मत निकलना और चुपचाप अपनी पढ़ाई करके तू सो जाया कर। रितिका भी हाँ कहकर उसकी बात को मान गई। असल में मालिनी खुद भी अब उस घर को लेकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसमें आनंद से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और दूसरी तरफ उस बुढ़िया का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा लोग कहते थे ऐसा इस पूरे परिवार को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे रितिका की तबीयत खराब होने लगी। पहले मालिनी को लगा कि शायद पढ़ाई का प्रेशर है और उसी वजह से वो मेंटली परेशान है, लेकिन कुछ दिनों के बाद रितिका की हालत ऐसी हो गई कि मालिनी उसे स्कूल भेजने में भी डरने लगी। सुबह उठने के बाद रितिका काफी देर तक बिस्तर पर पड़ी रहती थी। कभी सिर दर्द की शिकायत करती थी, कभी कहती थी कि शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और कई बार खाना खाए बिना ही वो प्लेट वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली जाती थी। आनंद ने भी सोचा कि शायद कमजोरी है और उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और कई टेस्ट करवाने को कहा। आनंद के लिए ये खर्च आसान नहीं था। घर की आर्थिक हालत पहले से ही खराब थी, किराए का टेंशन और था और अब बेटी की दवाइयां और टेस्ट का खर्च सामने था। फिर भी जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके उसने सारे टेस्ट करवाए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल आया। टेस्ट देखकर डॉक्टर ने भी ऐसा कहा कि कोई बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, शायद वीकनेस है। खाना ठीक से खिलाइए, आराम करवाइए, कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, कुछ दिन तक दीजिए, ठीक हो जाएगी। आनंद ने डॉक्टर से कहा भी कि डॉक्टर साहब टेस्ट तो सारे ठीक है, लेकिन इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। फिर भी डॉक्टर ने यही कहा कि देखिए अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, आगे अगर कुछ होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। डॉक्टर से बात करके आनंद वापस रितिका को घर लेकर आ गया। दवाइयां चलती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि कुछ दिनों के बाद एक नई चीज शुरू हो गई। रितिका को रात में डरावने सपने आने लगे। पहले वो सिर्फ नींद में बेचैन होती थी, लेकिन अब वो रात में अचानक उठने लगी। कभी वो चिल्लाकर उठती तो कभी बिस्तर पर बैठकर कमरे के एक कोने को देखने लगती। मालिनी ने कई बार उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन रितिका कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक रात करीब 2 बजे वो इतनी जोर से चीखी कि आनंद की भी नींद खुल गई। वो तुरंत उठकर उसके कमरे में पहुंचा तो रितिका बिस्तर पर बैठी थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और सांस तेज चल रही थी। आनंद ने उससे पूछा क्या हुआ बेटा? रितिका कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बोली पापा मेरे कमरे में कोई था। आनंद ने पूछा कौन? रितिका ने कहा पता नहीं, लेकिन कोई तो था। तभी मालिनी रितिका के लिए पानी लेकर आई। रितिका ने पानी पिया और कुछ देर के बाद वो फिर से सो गई। अगली सुबह जब आनंद ने रितिका से पूछा कि बेटा रात को क्या बात हुई थी, तुम कह रही थी तुम्हारे कमरे में कोई था, तो रितिका को कुछ भी याद नहीं था। रितिका ने अपनी माँ को बताया था कि उसे ऐसा सपना आता था कि वो अपने घर के अंदर ही कहीं खड़ी है
और अचानक एक काला सा साया उसके पास आने लगता है और जब वो उसे छूने वाला होता है ठीक उसी टाइम रितिका की नींद खुल जाती थी। जब रितिका ने ये बात मालिनी को बताई तो उसे लगने लगा कि ये बात सिर्फ बीमारी या कमजोरी की नहीं है। अब ना सिर्फ रितिका, मालिनी और आनंद के साथ भी कुछ अजीब घटनाएं होनी चालू हो गई थी। एक रात मालिनी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी और आनंद उस रात काफी देर से घर आया। आनंद ने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। मालिनी ने दरवाजा खोला। आनंद अंदर आया तो उसने देखा कि मालिनी उसे देखकर कुछ परेशान सी लग रही थी। तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब मालिनी ने कहा कि करीब 10 मिनट पहले कोई दरवाजा खोलकर घर के अंदर आया था और हमारे कमरे की तरफ गया। मुझे लगा आप आए हो। फिर जब मैंने आपको आवाज लगाई तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला और मैंने घर के अंदर देखा तो कोई भी नहीं था और अब आप आए हो। आनंद भी सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हो सकता है वो बुढ़िया हो। लेकिन मालिनी ने कहा, नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मुझे तो आप ही लगे थे। तो आनंद ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, और ये बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन उसी के थोड़ी देर के बाद रात के टाइम पर जब आनंद आंगन में अकेला खड़ा था, उसने एक आवाज सुनी। एक ऐसी आवाज जैसे धीरे धीरे सीढ़ियों से एक एक कदम से उतरकर कोई नीचे आ रहा हो। ये आवाज सुनकर आनंद सीढ़ियों की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी नीचे नहीं उतर रहा था, बस आवाज उतर रही थी। धप धप धप। आवाज आखिरी सीढ़ी तक आई और फिर बिल्कुल बंद हो गई। आनंद ने वहां अच्छे से देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। कंफ्यूज होकर वो वापस से अपने कमरे में चला गया। आनंद ने मालिनी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इसलिए कि वो खुद भी यही चाहता था कि कहीं मालिनी डरने ना लगे। इसके अगले ही दिन रात करीब 12:30 बजे आनंद और मालिनी सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी ऊपर से रितिका के कमरे की तरफ से कुर्सी घिसटने जैसी आवाज आई। आनंद ने मालिनी से पूछा, रितिका अभी तक जाग रही है? तो मालिनी ने कहा, नहीं, वो तो सो गई थी। तो दोनों उठकर ऊपर गए और देखा तो रितिका गहरी नींद में थी। आनंद ने फिर उसे जगाया और पूछा, बेटा तो अभी उठी थी क्या? रितिका ने नींद में सिर हिलाकर कहा, नहीं। और तभी पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज इतनी धीमी थी कि आनंद और मालिनी दोनों को ही लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना। लेकिन दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उन्होंने ध्यान दिया तो वो आवाज उस बुढ़िया के कमरे की तरफ से आई थी। आनंद और मालिनी कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़े रहे। फिर आनंद ने पता नहीं क्यों रितिका को उठाया और तीनों नीचे आ गए। उस रात पहली बार आनंद ने मालिनी से कहा कि मालिनी, शायद इस घर में सच में कुछ गलत है। मैं कल से ही दूसरा घर देखना शुरू कर देता हूं। अगले दिन आनंद ने आसपास मकान देखना शुरू किया, लेकिन उसे कोई मकान नहीं मिला। इसीलिए अब भी उन्हें इसी घर में रहना पड़ रहा था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। अब आनंद और मालिनी रितिका को अकेले नहीं सोने देते थे, वो उसे अपने साथ ही सुलाते थे। और एक रात रितिका ने नींद में इतनी जोर से चीख मारी कि आनंद ने पहली बार डरकर उसकी तरफ देखा। उसने देखा कि रितिका बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। आनंद ने उसे पकड़कर उठाया। रितिका ने आंखें खोली और सीधे उसने अपने पापा की तरफ देखा और बोली, पापा, मुझे यहां से ले चलो, मैं अब यहां और नहीं रह सकती। रितिका की हालत देखने के बाद अब आनंद और भी ज्यादा घबराने लगा था। अगले दिन उसने अपने मामा को फोन किया और उनको सारी बात बताई। मामा ने आनंद की बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, एक बार गांव आ जा। यहाँ पर एक सिद्ध बाबा हैं जिन्हें गांव के लोग बहुत मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तू आंख बंद करके उनकी बात मान लेना, लेकिन अगर तुझे डॉक्टरों से फायदा नहीं हो रहा है तो एक बार उन्हें भी दिखा दे। आनंद भी अब परेशान हो गया था। उसने अगले ही दिन मालिनी और रितिका को लिया और सीधा अपने गांव के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद वो तीनों गांव पहुंच गए और उसके बाद उनके मामा उन्हें सीधे उन्हीं बाबा के पास ले गए। वो बाबा गांव से थोड़ा बाहर एक पुराने से मकान में रहते थे और जब ये लोग वहां पहुंचे तो बाबा बाहर ही बैठे थे। मामा ने आनंद की तरफ इशारा करते हुए कहा,
यही है मेरा भांजा बाबा। उन्होंने पहले आनंद मालिनी को देखा और फिर उनकी नजरें रितिका पर टिक गई। रितिका को देखने के बाद उन्होंने रितिका को अपने सामने बैठने को कहा। रितिका चुपचाप उनके सामने बैठ गई। बाबा जी ने फिर उसके सिर पर हाथ फेरा और बहुत हल्के से उसका एक बाल निकाल दिया। फिर बाबा ने उस बाल को अपनी हथेली में रखा और अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद बाबा जी ने आंखें खोली और उन्होंने रितिका की तरफ देखकर कहा, इसके साथ जो हो रहा है वो सिर्फ बीमारी नहीं है, इस लड़की के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। ये बात सुनकर मालिनी और आनंद दोनों का चेहरा एकदम से उतर गया। बाबा ने कहा, यह क्रिया किसी ऐसी चीज के जरिए की गई है जो कुछ समय तक इसके शरीर के संपर्क में रही थी। आनंद और मालिनी एक दूसरे को देखने लगे। फिर बाबा ने ही पूछा कि याद करो, इसका कोई कपड़ा गायब हुआ था क्या? तो मालिनी को याद आया और उसने कहा, हाँ, रितिका अपनी दोस्त की बर्थडे पर एक ड्रेस पहनकर गई थी, वो ड्रेस गायब हुई थी। बाबा बोले, उसी के द्वारा इसके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है। ये सब सुनकर मालिनी की आंखें आंसुओं से भर गई और वो बाबा से रिक्वेस्ट करने लगी कि बाबा कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। तभी आनंद ने पूछा, लेकिन ये सब कर कौन रहा है बाबा? बाबा ने कोई नाम नहीं लिया और सिर्फ इतना कहा, जिस घर में तुम रह रहे हो वहां ये काम नया नहीं है। ये कहते ही आनंद के दिमाग में तुरंत वो बुढ़िया और मोहल्ले वालों की बातें आ गई। फिर बाबा ने कहा, इस लड़की को ठीक करने के लिए वो कपड़ा वापस लाना पड़ेगा और उसके बाद जो इसके ऊपर असर डाला गया है उसे काटा नहीं जा सकता है, उसे सिर्फ वापस मोड़ा जा सकता है। फिर आनंद ने पूछा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ है? बाबा ने तुरंत जवाब दिया, जिस घर में तुम रह रहे हो वो कपड़ा उसी घर में है। बाबा सब कुछ जानने के बाद अगले दिन आनंद, मालिनी और रितिका वापस से मुरादाबाद पहुंच गए उसी घर में। घर में पहुंचते ही पहले उन लोगों ने पूरे घर में उस ड्रेस को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर उन लोगों ने शाम होने का इंतजार किया। करीब 6 बजे वो बुढ़िया रोजाना दूध लेने के लिए घर से बाहर निकलती थी और आज भी वो निकली और उसके जाने के बाद 2-3 मिनट के बाद ही आनंद और मालिनी ने उसका पूरा घर छान मारा। उसका कमरा लॉक नहीं था। वो उसके कमरे में गए। उसका जो कमरा था वो घर से बिल्कुल अलग था और उन्होंने अंदर जाकर देखा, वाकई में वहां पर तंत्र मंत्र की कई सारी चीजें थी। आनंद और मालिनी मिलकर फटाफट से उसकी ड्रेस को ढूंढने लगे और तभी मालिनी की नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी चादर के नीचे, जहां पर कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। मालिनी ने चादर हटाई तो उसके नीचे रितिका की वही बर्थडे वाली ड्रेस थी। उस ड्रेस पर लाल सिंदूर के निशान थे और ड्रेस मिलते ही आनंद धीमी आवाज में कहा, चुपचाप इसे लेकर यहां से निकल लो। दोनों वहां से तुरंत निकल गए और उन्होंने कमरे को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। बाहर आकर आनंद ने दरवाजा बंद किया और दोनों रितिका को लेकर सीधे गांव की तरफ निकल गए, बाबा के पास। बाबा ने ड्रेस को देखते ही उस ड्रेस को अपने सामने रखा। कुछ देर तक आंखें बंद करके वो फिर से मंत्र पढ़ते रहे और फिर उन्होंने उस ड्रेस के चारों तरफ कुछ चीजें रखी। आनंद और मालिनी दूर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। बाबा जो भी कुछ कर रहे थे वो उन दोनों की समझ से बाहर था। बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने रितिका के सिर पर हाथ रखकर कुछ देर तक मंत्र पढ़े। फिर कुछ मिनट के बाद उन्होंने कहा, अब ये तंत्र टूट चुका है। मालिनी ने पूछा, बाबा मेरी बेटी अब ठीक हो जाएगी ना? बाबा ने कहा, हाँ, अब इसने बचने की पूरी उम्मीद है। मालिनी और आनंद ने राहत की सांस ली। उसके बाद बाबा ने आनंद से कहा, वो उस तंत्र को खत्म तो नहीं कर सकते, इसलिए जिसने तंत्र किया था उन्होंने उसे उसकी तरफ ही मोड़ दिया है और अब तंत्र का सारा असर करने वाले के ऊपर होगा। सब ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद लेकर मालिनी और आनंद वापस मुरादाबाद पहुंचे। उसी घर में कोई और ठिकाना नहीं था उनके पास। घर के बाहर पहुंचते ही उन्हें अजीब लगा। उन्होंने देखा कि गली के अंदर काफी लोग जमा थे। आनंद ने दूर से ही पूछा, क्या हुआ? तो एक पड़ोसी ने उसे देखते ही कहा, भाई साहब आप जल्दी आइए, वो देखिए वो बुढ़िया मर गई। आनंद ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो उस आदमी ने कहा, सीढ़ियों के पास इसका पैर फिसल गया और सिर के बल गिरने से
बुढ़िया की मौत हो गई। आनंद बस उस बुढ़िया की लाश को देख रहा था, वो कुछ बोल नहीं पाया और उसके दिमाग में बाबा की आवाज घूमने लगी, जिसने ये किया है उसका असर उसी के ऊपर होगा। आनंद के मन में अंदर ही अंदर कहीं एक खुशी थी कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन इस बुढ़िया औरत ने उसकी बेटी को तंत्र मंत्र करने की कोशिश की और उसका फल इसको मिल चुका है। बुढ़िया की मौत के बाद आनंद को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। उन्हें लगा था कि रितिका की हालत अब धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रितिका की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अब उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। दवाइयां चलती रही, डॉक्टरों के पास आते जाते रहे, लेकिन उसकी कमजोरी कम नहीं हुई, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। 2 हफ्ते तक परिवार ने पूरी कोशिश की, लेकिन रितिका की हालत लगातार गिरती गई और फिर एक सुबह रितिका की सांसें थम गई। आनंद और मालिनी का रो रोकर बुरा हाल था। उनकी इकलौती बेटी किसी की तंत्र विद्या की बलि चढ़ चुकी थी। जिस मकान में वो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें कहीं और किराए का घर नहीं मिल रहा था, उसी मकान ने उनकी बेटी उनसे छीन ली थी। सब कुछ उजड़ चुका था उनका, वो कुछ भी कर लेते लेकिन अब अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकते थे। जिस बुढ़िया ने सब किया था उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जाते जाते भी वो रितिका को अपने साथ ले गई और ये मकान उन दोनों को जिंदगी भर का दर्द दे गया। ये थी कहानी आनंद और मालिनी की, जो पहले से ही आर्थिक स्थिति में आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, किस्मत के मारे थे और मजबूरी में उन्हें एक ऐसे घर में जाना पड़ा जहां पर एक ऐसी बुढ़िया रहती थी जो तंत्र मंत्र किया करती थी। जब ये लोग घर में पहुंचे, उसने रितिका को देखा तो मुझे भी नहीं पता, इन्हें भी नहीं पता किस तरह का तंत्र उसने इनकी बेटी के ऊपर किया। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कभी कहीं नई जगह मकान ले रहे हो और आपके आसपास के लोग आपको वार्निंग दे रहे हो, तो उनकी वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी जो इग्नोरेंस होती है आपको जिंदगी भर का दर्द दे जाती है। ये थी आनंद, मालिनी और उनकी बेटी की कहानी।